हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस को। तो हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए थे लॉर्ड कॉर्नवालिस के टेन्योर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनका टेन्योर था 1786 टू 1793। जो फर्स्ट इवेंट हुआ था वो था थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर एंड ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम इन 1789 टू 1792। तो कॉर्नवालिस के टाइम पे ही थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था and which was ended with the treaty of सेरिंगपट्टनम। तो एंग्लो मैसूर वॉर को हमने पिछले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो आप वहाँ से जाके इसको देख सकते हैं। और साथ ही जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट आया था वो था इंट्रोडक्शन ऑफ परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल एंड बिहार इन 1793। तो 1793 में परमानेंट सेटलमेंट का इंट्रोडक्शन किया जाता है बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। इस सेटलमेंट में ये होता है कि जो फार्मर से हम रेवेन्यू कलेक्शन करते थे उनको फिक्स कर दिया गया था, उनको परमानेंट कर दिया गया था। इससे पिछले सेटलमेंट में जो कि लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे आया था 5 years ऑफ सेटलमेंट एंड 1 year ऑफ सेटलमेंट, तो उसमें रेवेन्यू कलेक्शन का जो अमाउंट था वो फिक्स नहीं था। तो ज़मींदार जितना भी चाहते थे उतना अमाउंट कलेक्ट करके फार्मर से वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे सकते थे। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया, लैंड सर्वे के बेसिस पर हर लैंड के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट डिसाइड कर दिया गया था कि इस लैंड से इतना ही रेवेन्यू कलेक्शन किया जाएगा और वही अमाउंट उसके बेसिस पे ही ईस्ट इंडिया कंपनी को ज़मींदार पे करेंगे। तो इसे ही कहते हैं परमानेंट सेटलमेंट। तो इस सेटलमेंट में ये होता है कि जो भी अमाउंट डिसाइडेड था वो फार्मर से कलेक्ट किया जाएगा और उसका 89% ईस्ट इंडिया कंपनी को पे किया जाएगा और 11% ज़मींदार के पास रहेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी ज़मींदार क्या करते थे कि जो भी अमाउंट डिसाइडेड था उससे ज़्यादा अमाउंट वो फार्मर से ले लेते थे, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को उतना ही देते थे जितना कि उनको पे करना था, जितना कि अमाउंट फ़िक्स किया गया था। तो इस तरह से ज़मींदार क्या करते थे कि फार्मर से ज़्यादा अमाउंट ले करके उनका शोषण कर रहे थे, लेकिन इससे ईस्ट इंडिया कंपनी को कोई मतलब नहीं था। तो इस परमानेंट सेटलमेंट को ज़मींदारी सिस्टम भी कहा जाता है, क्योंकि इस सिस्टम के थ्रू ज़मींदार्स को लैंड ओनरशिप राइट दे दिया जाता था कि वो लैंड का ओनर होगा। साथ ही उन्हें हेरिडिटरी राइट्स भी दे दिए जाते हैं कि ज़मींदार की जो नेक्स्ट जनरेशन होगी, जो उनके सन होंगे, वो भी इस लैंड के ओनर होंगे। बट एक लिमिटेशन थी इस सेटलमेंट की कि जो भी रेवेन्यू कलेक्शन आना था ज़मींदार से टू द ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका एक टाइम फिक्स कर दिया गया था, उसकी एक डेट फिक्स कर दी गई थी कि इस पर्टिकुलर डेट को सनसेट से पहले रेवेन्यू कलेक्शन जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ जाना चाहिए। अगर ज़मींदार ऐसा करने से फेल होते हैं तो उनसे जो ज़मींदारी राइट्स थे वो वापस ले लिए जाएंगे, उनको ख़त्म कर दिया जाएगा। इसलिए इसे सनसेट लॉ भी कहते हैं। और इसके साथ ही जो नेक्स्ट इवेंट हुआ था वो था इस्टेब्लिशमेंट ऑफ लोअर ग्रेड कोर्ट एंड अपीलेट कोर्ट। मतलब कि सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट भी इस्टेब्लिश किए गए थे लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे। सिविल सर्विस का इंट्रोडक्शन हुआ था इंडिया में फर्स्ट टाइम, बट इंडियंस वर नॉट अलाउड टू कम्पीट। सिविल सर्विस का इंट्रोडक्शन तो हुआ था, बट इंडियंस को अलाउ नहीं किया गया था कि वो इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकें। और इसके साथ ही वाराणसी में संस्कृत कॉलेज का इस्टेब्लिशमेंट किया जाता है बाय जोनाथन डंकन। तो ये थे इम्पॉर्टेंट इवेंट्स जो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे हुए थे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।